चले बताओ। एक कल अभ्यास किया था, जैसे अपने आप क्वेश्चंस देने का ना लिख के। तो जो भी भाई बहन कंफर्टेबल समझते हैं कि कुछ क्वेश्चंस एड्रेस नहीं हुए तो मेरे को रिटर्न में दे दो। नाम बेशक मत लिखो, है ना, ताकि लास्ट मतलब क्या है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस है ना जो, वो बोर्ड पे ना लाके आप पेपर पे लाके मेरे को दे दो, है ना। मैं आज रात को जैसे रूम पे जाऊंगा तो एक बार सबको गो थ्रू करके, और होता है ना मेरे को भी तो होमवर्क दो कुछ, कि मैं भी ये देख लूं कि हाँ ये चीज कवर कर पाए कि नहीं। और देखो मजा तभी आएगा, मैं तो सेशन से पहले है ना दिल्ली में यही बोलता हूँ कि किसी की जिंदगी के 7 दिन ले लेना और सही में कुछ ना देना सबसे बड़ा पाप है भाई। 5 दिन 7 दिन मैं क्या दे रहा हूं, केवल अपना ही बोल के जाना पर्पज नहीं है, इसलिए ये थोपने वाला कार्यक्रम नहीं है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक बार उनको, है ना, पेज पर मेरे को लिख के, जैसे कि भाई ये चीज इनका जवाब चाहिए, ये चीज पर चर्चा हो जाए। तो थोड़ा सा अभी कल कल का दिन ऐसा है, हाफ डे का, थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं। कल के बाद मोल्ड भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक फ्लो ही ऐसा है, वो एक साथ लेके चलना पड़ता है। हमारे पास कल दोपहर तक का टाइम ऐसा है, पहला ही सेशन, बल्कि दोपहर भी नहीं है। पहले सेशन में उन चीजों को लाने की मैं कोशिश कर लूंगा, उसके बाद तो फिर जो मन वाला है वो गहरी चीज खुल जाएगी, है ना। और मन खुलने का मतलब जैसे शरीर को खोल दिया, ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन पूरा ही करना पड़ेगा। वो स्टिचेस वगैरह सारा लगाना पड़ता है, बाद बंद भी तो करना है खोल के, वो खुला रह गया तो। खुला रहने का मतलब क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले तो वो भी फिर ठीक नहीं है, तो वो फ्लोट बिगड़ जाएगा बाद में। तो अभी इस सेशन में जाने से पहले जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप पेपर पर ले आए तो अच्छा है, ताकि थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चीज़ों को एड्रेस कर लें जो जो हमारी उम्मीद है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे भैया ने पूछा था मन क्या है ना, फिर दीदी ने पूछ लिया ईश्वर क्या है, फिर मन में आता है आत्मा कहाँ है ना, ये रहस्य में चला जाता है। तो रहस्य जैसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों के सहजता से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन पूछते समय कि डीरेल ना हो, उस जिम्मेदारी के साथ थोड़ा गहराई से आगे चलें, क्योंकि हम आस्था से इतने जुड़े हैं, तो कोई पवित्र चीज़ आएगी तो उसका सम्मान करते ही आगे बढ़े। मानना ना मानना अपनी मौज है, लेकिन सुना तो एक बार ढंग से जाए। ठीक है, बढ़िया। तो अब तक हमने जो कोशिश की थी कि नेचर में जो 4 ऑर्डर्स हैं, 4 अवस्थाएं हैं, उनको पहचाना और देखा कि मानव को छोड़कर 3 शेष अवस्थाओं का आचरण निश्चित है ना। तो तो ये तीनों अवस्थाएं भी किस लिए हैं, मन में क्वेश्चन आता है ना। तीनों अवस्थाओं का पर्पज क्या है होने का। तो तीनों अवस्थाएं मानव के साथ सहयोग क्यों कर पा रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं कि नहीं आते। तो देखो कितना अपने में मनोरम और सोचकर ही अच्छा लगने वाला है। हम धरती को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं कि नहीं बोलते, धरती माँ। सोच के देखो भाइयों बहनों कि तीनों चीजों, तीनों अवस्थाओं का आचरण निश्चित है मानव को छोड़कर। एक बार 30 सेकंड 1 मिनट कंटिन्यूटी में सुने, एक फ्लो है, अच्छा लगेगा। मानव को छोड़कर 3 शेष अवस्थाओं का आचरण निश्चित है। और धरती माँ जिस तरीके से माँ बच्चे के आने से पहले माँ के पास दूध उपलब्ध हो जाता है कि मेरा बच्चा आएगा, इस संसार में जिएगा और किसी बड़े लक्ष्य के लिए आएगा, मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा, तो सब कुछ व्यवस्था है कि पहले से ही बच्चे को वेलकम करता, एग्जिस्टेंस मिलता है। माँ के पास पहले ही दूध उपलब्ध होता है पोषण के लिए, है ना, सारी जिम्मेदारी पहले ही उपलब्ध होती हैं।
उसी तरीके से धरती माँ के पास भी कि मेरा बेटा आएगा, सबसे पहले पदार्थ अवस्था आई होगी, फिर प्राण आया होगा, फिर जीव संसार आया होगा, फिर मानव आया होगा। तो क्योंकि पर्पज है कि मानव का आचरण निश्चित नहीं है, तो धरती माँ उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कि मेरा बेटा आएगा, उस आचरण की निश्चितता को पाएगा, तो हमारे लिए पहले से ये 3 चीज जो मानव को चाहिए थी वो उपलब्ध करा दी कि बेटा शुभकामनाएं, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। सोच कर ही कितना अच्छा लगता है ना, कि जिस तरीके से एक माँ को अपेक्षा रहती है कि मेरा बेटा आएगा और पहले से कुछ न कुछ मन में है ही कि सेवा करेगा, सेवा नहीं करेगा तो एकदम ऐसा मन में नहीं आता तो भाई है ना परिवार का वंश बढ़ाएगा, जो भी मन में आता है। तो उसी तरीके से धरती माँ भी हमारे लिए मानव के आने से पहले उसको पता था कि मानव को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था की। किसके लिए? अपने शरीर का ध्यान रखे और अपने मन का ध्यान रखे। मन का ध्यान रखने का मतलब आचरण की निश्चितता को पाने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो सारी चीज पहले ही धरती माँ ने उपलब्ध कराई। तो एग्जिस्टेंस कैसे खिला है, सोचकर ही अच्छा लगता है। गाय के बच्चे का साइज है ना, वो कितना पैदा होता है कि दूध तक मुंह चला जाए। व्यवस्था तो देखो, सोचकर ही कितना अच्छा लगता है। मान लो और छोटा हो जाए तो, या ऊंट का है ना साइज, बच्चे का साइज थोड़ा बड़ा ना हो गाय के बच्चे से, तो देखो तो सही नेचर। तो नेचर में जो व्यवस्था है उसको देख के ही रोमांच आता है। तो उसका हम सम्मान कैसे कर पाते हैं, कैसे नहीं कर पाते हैं, है ना, उसको तभी तो पकड़ेंगे ना जब उसकी हम चर्चा करेंगे। चर्चा में ही नहीं आएगा तो हम उसका सम्मान भी नहीं कर पाएंगे। बढ़िया। चलो, उधर लिखा था प्रकृति में व्यवस्था, ठीक। अब कोशिश करते हैं मानव में व्यवस्था को देखेंगे। मानव में व्यवस्था, मानव में व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं लंच से पहले कह रहा था कि चलो फिनिश कर दूं। अब जो मैंने कहा था स्वीकृति के भाव में जीना सुख, अब यहां से अटैच हो गया वो, उसका सही में जवाब अब मिलेगा। मैंने कहा था ना कि व्यवस्था की स्वीकृति होती है। अब इस पूरी व्यवस्था की स्वीकृति हो रही है कि नहीं हो रही, कि एग्जिस्टेंस में व्यवस्था ही व्यवस्था है, अव्यवस्था है ही नहीं। अव्यवस्था है तो कहां पर है? अपने में अव्यवस्था है तो अपनों में अव्यवस्था है, तो सारी जगह अव्यवस्था हमारे को है ना मानवीकृत चीजों में दिख रही। तो क्या पकड़ में आया, क्या पकड़ में आया इसका? उस स्वीकृति के भाव में जीने सुख को क्लोजिंग कैसे करना, कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना और व्यवस्था को समझाना, उसकी स्वीकृति होती है तो मैं सुखी होता हूं। जो स्वीकृति वाला मामला था पहले दिन, क्या था, क्या क्वेश्चन आ रहा था, ऐसे कैसे स्वीकृति हो जाएगी, सारी जगह अव्यवस्था है। अरे सारी जगह अव्यवस्था अब पकड़ में आ रही है, नेचर में अव्यवस्था है ही नहीं कहीं। अब पूरा हो गया ना, मैंने कहा था कल तक रुक जाओ। तो नेचर में अब इससे ज्यादा नेचर कहां देखेंगे, नेचर आ गया सारा, इसी का नाम प्रकृति है। तो प्रकृति में अव्यवस्था कहीं नहीं है। अव्यवस्था है तो कहां पर है? मानव में अव्यवस्था है, इन 3 शेष अवस्थाओं में अव्यवस्था नहीं है। तो इसी व्यवस्था को समझना, इसी को जीना और व्यवस्था को समझाना, इसी का नाम सुख है, यही स्वीकृति है। अब बना की स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। स्वीकृति किसकी? कल जो बोला था, व्यवस्था की स्वीकृति। कनेक्ट हुआ? कैसा लगा? बढ़िया लगा? तो इसी तरीके से कहा कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, व्यवस्था को समझाना। और कब समझा पाएंगे? जब अपने आप जीने की शुरुआत हुई होगी, है ना। अपने आप ही वो नहीं समझा है तो हम व्यवस्था को, है ना, नहीं समझेंगे तो खुद नहीं जिएंगे तो समझाएंगे कैसे?
तो इसी को कहा मन की तृप्ति। और जिसके पास जब मन की तृप्ति का नाम ही क्या है, मंत्र, इसी का नाम मंत्र है। मेरे पास एक मंत्र है, कहते हैं ना खुश होने का मंत्र है, यानी तृप्ति का मंत्र है। मंत्र मतलब समाधान, मंत्र मतलब समाधान। और जिसके पास मंत्र हो उसको क्या कहेंगे, मंत्री। जिसके पास मंत्र है वो मंत्री। और बहुत सारे मंत्रियों का समूह मंत्रालय। तो शिक्षक के रूप में हम सभी मंत्री हैं, विद्यालय के रूप में हम किसी मंत्रालय में हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी का मतलब ही है यूनिवर्स को जानने के लिए। तो मंत्र, मंत्री, मंत्रालय। अब जो हम मंत्री मंत्रालय बोलते हैं, देख लो कहां है वो, कहां व्यवस्था समझ आ रही है उनको। बेचारे रूप बल धन में पद में पड़े हैं, कहां मंत्रालय चलाएंगे। तो इसलिए ये होगा ही, ये एक्सीडेंट, ये केसेस, ये सारे होते रहेंगे। काम होना है तो शिक्षा पर होना है, ये ध्यान जाएगा कि सही में मंत्र क्या है, सही में मंत्री की परिभाषा क्या है। हम बोल तो देते हैं, किताबों में लिखने से मंत्री नहीं होता है। जो उस मंत्र को जानकर तर जाए वो मंत्री है। आचरण में आया नहीं है, सूचना आई है और सोच रहे हैं कि बस पता नहीं क्या हो गए। और देखो हम दिल्ली में कितनी तेजी से बढ़ रही हैं ये आस्थाएं। वो कुछ चीज रट ली, इतनी स्पीडली बोल दिया, दूसरे प्रभावित, और आखिर में वो फिल्मी गानों पे खत्म होती है वो आस्था। तो मंत्री का मतलब ये है कि जो है ना, जो मंत्र से तर जाए, समाधान से तर जाए। समाधान से तरने का मतलब आचरण की निरंतरता को पा जाए। तो सारा कार्यक्रम इसी अर्थ में है, इसी की स्वीकृति हो जाए। तो स्वीकृति हो जाने का मतलब व्यवस्था की ही स्वीकृति होती है, अव्यवस्था की स्वीकृति नहीं होती है। इसी अर्थ में कहा कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, व्यवस्था को समझाना, यही स्वीकार होता है। ना तो अव्यवस्था में जी सकते, ना अव्यवस्था को समझ सकते, ना अव्यवस्था को समझा सकते। समझना, अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स को देखो, नेगेटिव चीजों से भरा पड़ा है। करप्शन के लिए है ना ऐसे लिखना है, करप्शन की नेगेटिव चीजों को हमने लिख दिया, उसका समाधान लिखा क्या, नहीं लिखा। फिर साइंस के लिए भी बोल दिया, साइंस के लिए क्या भाषा इस्तेमाल किया कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। अरे विज्ञान वरदान ही वरदान है यार, अभिशाप तो मानव के कुकर्म का नतीजा है, विज्ञान के साथ नियम को ना जानना। विज्ञान का मतलब नेचर के नियम को जानना ही विज्ञान है। और नियम को नहीं जाना तो वो किस तरफ जाएगा, अभिशाप की तरफ जाएगा। तो अभिशाप कहां है वो, अभिशाप की तरफ जाने का मतलब मानव की ना समझे। तो विज्ञान तो क्या है, अभिशाप है कि वरदान है, वरदान ही वरदान है। तो कौन सा विज्ञान, मनोविज्ञान और अपना चीजों को जानने का विज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब मन को जानना, और इनके लिए विज्ञान के लिए बहुत सारी ब्रांचेज हैं ही। तो सारा कार्यक्रम, सारी शिक्षा को हम इस चारों अवस्थाओं के चार्ट के रूप में पहचान सकते हैं कि सारी एजुकेशन यहाँ पर है। मानव को जानने में साइकोलॉजी आ गई, इसमें जानने में बॉटनी आ गई, एनिमल को जानने में ओरोलॉजी आ गई, और इसमें पदार्थ अवस्था को जानने में कितने नाम दे लो, बहुत सारी ब्रांचेज खुल जाती हैं। एटम को जानने की ब्रांच अलग है, ठीक है। तो यहां से भी हमारे को एक आश्वस्ति मिलती है कि हाँ ये तो सही चीज पकड़ में आई। तो जो टूरिज्म है, टूरिज्म जो मैंने ये लिखा था, रूप गुण स्वभाव धर्म, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन चारों चीजों का जिक्र आएगा। अभी मैं होल्ड कर रहा हूं इसको, केवल रूप की बात कर रहा हूं। टूरिज्म की परिभाषा देखो कैसे निकलेगी। टूरिज्म क्या है, चारों अवस्थाओं के रूप से रोमांचित होने का नाम टूरिज्म है। हम टूर पर क्या देखने जाते हैं, पदार्थ अवस्था का रूप। कहीं मिट्टी कैसी है, रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़, कहीं नीले हैं कहीं हरे हैं, पदार्थ अवस्था के रूप को देख के अच्छा लगता ही। प्राण अवस्था, कहीं कैक्टस है, कहीं शंकुधारी वन है,
कभी वो नाक पे बांध के समुद्र में घुस जाते हैं नीचे वनस्पति देखने, तो वो रोमांच है कि नहीं है टूर पे? और क्या करते हैं, उसके रूप से रोमांच होते हैं। साथ में जीव अवस्था का, जीव अवस्था को देखने जाते हैं, कहीं गायें छोटी हैं कहीं बड़ी है, यहाँ आके एकदम ध्यान आता है कि नहीं, अरे देखो गाय का साइज। फिर पहाड़ों में जाते हैं, अरे यहाँ देखो कैसा है। और उस याक की तो खैर नहीं बेचारे की, एक बार मिल जाए पहाड़ों में, उसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचवाना और शाम को स्टेटस अपलोड। अब याक क्या करे बेचारा, वो तो जानवर है बेचारा, कहीं अपने परिवार के साथ था, अब मानो अपनी पहचान और स्टेटस और है ना फोटो खींचने के लिए पकड़ लाया, 50 रुपए में फोटो खिंचवा के शाम को स्टेटस पक्का, याक का फोटो खींचा। तो कहाँ मानव को अपने साथ जीना नहीं आया, इसलिए है ना पूरी प्रकृति के साथ जीना नहीं आया। और कई बार क्या, और ज्ञान अवस्था में भी देख लो, टूरिज्म किस लिए, अब क्या होता है, मैं कल एयरपोर्ट, परसों एयरपोर्ट की घटना है, वो एक लड़की आई और आके वो दूसरे देश के थे है ना, गोरा रंग, उनके साथ सेल्फी लिए। तो किससे रोमांचित हो रहे हैं, उनके रंग से रोमांचित हो रहे हैं कि हम ऐसे हैं ये ऐसे हैं, तो रूप से रोमांच होने का प्रमाण है। और किस लिए, मैं वो हूं जो तुम नहीं हो, मैं वहां गई जहां तुम नहीं गए, शाम को स्टेटस, नहीं तो पर्पज क्या है। तो पर्पज, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नेगेटिव लेके जाना, लेकिन कुल मिला के वो अच्छा लगने की सीमा है, अच्छा होना नहीं निकलता है। आदमी अच्छा लगने पर ज्यादा टाइम लगाए हैं होने की बजाय, जबकि अच्छा होना चाहते हैं कि केवल लगना चाहते हैं, है ना। जब हो गए तो लगेंगे ही, हो गए तो लगेंगे ही, लेकिन केवल लगेंगे तो होना शेष रहता है। तो यहां से जब रूप की बात कर रहे हैं है ना, गुण और स्वभाव की बात कर रहे हैं, अब कहां इनका स्वभाव पकड़ में आ रहा है, सबसे पंगा कहां पर, मानव का स्वभाव पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए जीना नहीं हो रहा है। और सभी इकाइयों का रूप गुण स्वभाव धर्म जानने का नाम ही है ना ज्ञान है, अनुभव होना है। तो प्रकृति को जांचना, ये प्रकृति है, इसको हमने क्या नाम दिया, ये प्रकृति। तो अब वो जो क्वेश्चन आ रहा था कि स्वीकृति किसको कह रहे हैं, अब ठीक है, व्यवस्था की स्वीकृति होती है कि आदमी को छोड़कर तीनों है ना अवस्थाओं का आचरण निश्चित है, उसकी स्वीकृति होती है, क्योंकि वो व्यवस्था है, एक दूसरे के लिए उपयोगिता पूरकता सिद्धांत में है, उपयोगी पूरक है एक दूसरे के, उसकी स्वीकृति होगी। अव्यवस्था की स्वीकृति होती ही नहीं है। और जब किसी चीज की स्वीकृति होती है तो मैं कदम बढ़ा पाता हूं। स्वीकृति का मतलब सुख। तो आदमी जो भी करता है सुखी होने के लिए करता है, यानी स्वीकृति के लिए करता है। यानी मैं एक कदम भी बढ़ाता हूं तो किस लिए बढ़ाता हूं, मैं आश्वस्त हूं कि मैं सुखी होऊंगा, यानी धरती ठीक है, गड्ढा नहीं है, मैं पैर रख सकता हूं। अगला कदम भी तब रखता हूं कि हाँ गड्ढा नहीं है, मैं गिरूंगा नहीं। तो जो भी करता हूं सुखी होने के लिए करता हूं, किसी स्वीकृति के लिए करता हूं, है ना। तो स्वीकृति की ही यात्रा है कि जो चीजें मान्यताओं में है ना, केवल मानने से गाड़ी नहीं चली, जानने की तरफ। और एक सेंटेंस और बोल देता हूं, माने हुए को जानना और जाने हुए को मानना। अभी हम केवल मानने की यात्रा में, ठीक। तो क्या प्रोसेस है, माने हुए को जानना और फिर जाने हुए को मानना। जाने हुए को मानने का मतलब क्या है, अब आप कहोगे जान लिया तो फिर मानने की क्या जरूरत है। जाने हुए को मानने का मतलब है आचरण से रेप्लिकेट होना, मल्टीप्लाई होना, कि फिर आचरण से प्रमाण आएगा। मैंने जान लिया तो मैं मान के काम करूंगा, ऐसा। वो आचरण के लिए मानना बोला दोबारा, माने हुए को जानना, जाने हुए को मल्टीप्लाई करना, मानने को मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, ऐसा। बढ़िया, माने हुए को जानना, जाने हुए को मानना। जैसे मैंने माना हुआ था कि ये तीनों अवस्थाएं है ना, ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के लिए पूरक हैं, उपयोगी हैं। साइंस में बहुत सुना था कि नेचर का सम्मान करो, कैसे करो, वो माना हुआ था, पढ़ा था, लेकिन चित्रित नहीं हुआ था, केवल शब्द था, शब्द से अर्थ तक नहीं पहुंचे थे, वास्तविकता का चित्रण नहीं हुआ था कि कैसे एक दूसरे के लिए उपयोगी पूरक है। तो यहां पर क्या हुआ, चर्चा करने से इतने 2-2.5 घंटे क्यों लगाए, सिर्फ एक टॉपिक, ताकि वो चित्रित हो जाए। माने हुए को जानने की यात्रा में गए तो जानकर अब क्या करेंगे, अब बच्चों को भी बताएंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे।
और ये कब होगा? जब अपने में स्थिर होगा। जब तक स्थिर नहीं होता है वो मानना ही है भैया, एकदम सेशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि सूचना आई है, वो माना ही हुआ है। जब पक्का जान जाएंगे, जितना देखो, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अब हो सकता है आज मैं जो सेशन ले रहा हूं 3 साल बाद और ठोस तरीके से सेशन लूंगा इसी कंटेंट को। इसका मतलब जितना अब तक मेरे को स्वीकार हुआ है, मैं उस तरीके, उस आधार से आगे बढ़ रहा हूं। आगे से और वास्तविकताओं का पता चलेगा तो और ठोस तरीके से रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अपने को देख पाता हूं, जब पहली बार जब ये डिलीवर किया होगा तो मैंने कितना किया था, आज मैं क्या कर रहा हूं, वो अपने में दिखता है साफ। ऐसा आचरण से रेप्लिकेट होना, तो इसी को कहा स्वयं में समझना, उसी अनुरूप जीने का प्रयास करना और फिर समझाना। ऐसा है। और समझाना बड़ा सुखद कार्यक्रम, बड़ा मजा आता है। लेकिन केवल सूचना है और सीधे लगेंगे, वहां भी मार खाएंगे। उसके लिए अध्ययन, अभ्यास। फिर ध्यान आएगा कि अध्ययन की परिभाषा क्या है, अभ्यास की परिभाषा क्या है। तो मानव में व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। अब वो आपका समृद्धि वाला खुल जाएगा यहां पे। ठीक है, अब आ जाएगा इस बोर्ड पे। आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। ये किसने बोला था? हमने पढ़ा है ना, आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। किसकी स्टेटमेंट है ये? रोबिन्स की है ना? हाँ, ठीक है। तो आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, ऐसा सभी ने सुना है, हम बाई एजुकेशन पढ़ ही रहे। कभी सोच के देखो, जब ये स्टेटमेंट मेरे सामने आएगी तो मैं कैसे जीऊंगा, मेरे अंदर क्या चित्रण चलेगा? जैसे कोरोना टाइम में भी हमारे सामने ये स्टेटमेंट आई थी, ऑक्सीजन कम है और आवश्यकता ज्यादा है। तो ऐसा करते ही क्या हुआ था सभी में? जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हम यहां 100 आदमी बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं और बाहर 80 गेंद पड़ी हैं, 80 बॉल पड़ी हैं। हमारे को कोई कहे उठा के लाओ, तो क्या करेंगे कि सभी बॉल उठा के लाओ? क्या होगा? आवश्यकता ज्यादा है, साधन कम है, तो क्या होगा? भागे जाएंगे और कई तो दो दो को उठा के लाएंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ही जब कोरोना टाइम में भी स्टेटमेंट के साथ, है ना, ऑक्सीजन कम हुई और आवश्यकता बढ़ी, तो क्या हुआ? अपने अंदर सभी जांच सकते हैं क्या हुआ था, मानना नहीं है, चेक करते जाएं, असुरक्षा आई थी। और जिसके प्रति मैं असुरक्षित रहता हूं उसका मैं संग्रह करता हूं। मैं रूप के प्रति असुरक्षित हूं, रूप का संग्रह करता हूं, है ना? धन के प्रति असुरक्षित हूं तो धन का संग्रह करूंगा। पद के प्रति असुरक्षित हूं तो पद को पाने के लिए तन मन धन लगाऊंगा। तो इसी तरीके से असुरक्षा, जब भी मन में, जब भी असुरक्षा का भाव आएगा, हालांकि असुरक्षा भाव नहीं, अभाव है ना? तो जब भी वो मन में आता है तो मानव संग्रह की तरफ जाएगा, संग्रह की तरफ जाएगा, है ना? तो क्या होगा? असुरक्षा से संग्रह की तरफ जाएगा, संग्रह की तरफ जाएगा तो दूसरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, दूसरे को कम मिलेगा, वो शोषण की तरफ जाएगा। और असुरक्षा और संग्रह के बीच में मानव में भय है ही। डरा हुआ आदमी क्या करेगा? संग्रह करेगा। असुरक्षित आदमी क्या करेगा? भयभीत होगा। भयभीत होगा तो किसी चीज का संग्रह करेगा। तो जब भी आदमी के मन में आवश्यकता असीम, साधन सीमित, ये आएगा कि वो असुरक्षित होगा, भयभीत होगा, तो संग्रह करेगा, तो दूसरे का शोषण होगा। तो दूसरे का शोषण होगा तो दूसरा प्यार से कराएगा कि विद्रोह करेगा? विद्रोह करेगा। तो उसका आउटकम क्या होगा? दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। और जो जिसका विद्रोह करेगा प्यार से करेगा कि वो विद्रोह करेगा?
जिसका शोषण करोगे प्यार से करेगा, करवाएगा कि विद्रोह करेगा? इसी विद्रोह का नाम आतंकवाद है, इसी का नाम नक्सलवाद है। ये घर घर में भी उपलब्ध है। दो भाइयों के बीच भी इसी बात का झगड़ा है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी कम है, आवश्यकताएं असीम है। दो स्टेट में भी इसी बात का झगड़ा है कि आवश्यकता कम है, आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। दो देशों में भी इसी बात का झगड़ा है। पेट्रोल को लेके या नेचुरल रिसोर्सेज को लेके हम अपने में जांच सकते हैं, न्यूज़पेपर से जांच सकते हैं, या बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हैं ही। तो जब भी ये सेंटेंस आएगा, जब भी ये चीज पढ़ाई जाएगी या पढ़ रहे हैं, तो उसका आउटकम दुख होगा। भाइयों बहनों, जांच के तो देखो, एक टीचर भी सुखी होने के लिए पढ़ा रहा है, क्योंकि मानव जो भी करता है सुखी होने के लिए करता है। हम 2 दिन से चर्चा यही कर रहे कि मानव जो भी करता है सुखी होने के लिए करता है। एक टीचर भी सुखी होने के लिए पढ़ाता है, बच्चा भी सुखी होने के लिए पढ़ता है। और पढ़ा क्या रहे हैं? तुम्हारा दुखी रहना निश्चित है। क्या पढ़ा रहे? तुम्हारा दुखी रहना। अब करो, क्या करोगे? गाड़ी किधर जाएगी? इसी को इकोनॉमिक्स में कह के, इकोनॉमिक्स में फिर वो क्या जुड़ गया? मानसिकता जुड़ गई। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए देश की, उसी को हम विकास कह रहे हैं। वो विकास भी समझ आएगा किसको कह रहे हैं। ऐसे में विकास कौन सा होगा? मानवीयता का विकास होगा कि अमानवीयता का विकास होगा? धीरे धीरे चीज समझ आएगी। विकास करना गलत बिल्कुल नहीं है, विकास को रोकने की बात भी नहीं है, लेकिन वो शोषण से मुक्त हो, विद्रोह से मुक्त हो, है ना, दूसरे के लिए सहयोगी हो, दूसरे के लिए पूरक हो। ऐसे विकास में क्या दिक्कत है? किया जाए। वो मानवीयता के लिए हो या अमानवीयता के लिए हो। और जब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो अमानवीयता की तरफ जाएगा कि मानवीयता की तरफ जाएगा? इसी मानसिकता को नाम दिया, है ना, इसी मानसिकता को नाम दिया लाभोन्माद। उन्माद एक वर्ड है। उन्माद मतलब यहां चलते हैं। उन्माद हाँ, पागलपन या संग्रह की प्रवृत्ति, या कि, है ना, कि मैं किसी का शोषण और संग्रह करके मैं सुखी हो जाऊंगा, उस सेंस में उन्माद है। ठीक। हाँ, तो उधर लिख दो, वो बोर्ड साफ कर लूं। क्या कह रहा था? देखो, लोभ, काम, मोह, क्रोध, मद, मात्सर्य, ये 6 उन्माद हैं। ये प्रॉब्लम है। अब जो क्रोध की परिभाषा पहले दिन लिखी थी, अब देखो कंटेंट की गहराई कैसे आ रही है धीरे धीरे, है ना। यूनिवर्सल सच्चाई को जानकर कंटेंट पकड़ रहे हैं। क्रोध की परिभाषा में क्या लिखा था? इनएबिलिटी टू हैंडल एनी सिचुएशन इज एंगर। मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है, ये बोला था। अब चित्रण देखो, अब बोर्ड पे कैसे दिखेगी ये डेफिनेशन। मोह की परिभाषा क्या बताई थी, याद है किसी को? मोह का मतलब आया था कल, मोह लिखा भी था। मोह का मतलब मैं सुखी होना चाहता हूं और मैंने ये मान लिया कि मैं किसी पर्टिकुलर संबंध से निरंतर सुखी हो जाऊंगा, उसका नाम मोह है। फिर मैंने सोचा कि मैं लोभ से, पैसे से, यानी कम देकर ज्यादा पाने की मानसिकता का नाम क्या उल्टा बोल गया, सॉरी। कम देकर ज्यादा लेने की मानसिकता का नाम लोभ है। कम देकर
ज्यादा लेने की मानसिकता का नाम लोभ है। तो क्या बोला कि मैं पैसे से सुखी हो जाऊंगा, उस प्रवृत्ति का नाम लोभ है। मानव जो भी करता है निरंतर सुखी होने के अर्थ में करता है, लेकिन मैंने मान क्या लिया, पैसे से निरंतर सुखी हो जाऊंगा, इसका नाम लोभ है। फिर काम, कि मैं सेक्स से निरंतर सुखी हो जाऊंगा, उसका नाम काम है। जब इन तीन, क्योंकि ये तीनों चीजें खुद निरंतर नहीं है और चाहना निरंतरता की है, निरंतर सुख की है, जब मैं इन तीनों में फेल हो जाता हूं, उसका नाम क्रोध है। जब मैं इन तीनों में माथा पकड़ के कूट के सब कुछ करके देख लेता हूं, तो क्रोध के रूप में व्यक्त होता है कि यार कहां फंसा पड़ा था। इसको कहा इनेबिलिटी। किसकी इनेबिलिटी? अक्षमता। किसकी अक्षमता? कि मैं सक्षम नहीं हूं। क्या सक्षम नहीं हूं? कि मैं निरंतरता पाना चाह रहा हूं और ढूंढ रहा हूं जो खुद निरंतर नहीं है। मैं सक्षम नहीं हूं, नहीं पहचान पा रहा, कहां से करूं, तो मैं क्रोधित होता हूं। और जब क्रोधित होते हैं तो मद की परिभाषा हुई, क्रोधित होने के बाद मद की परिभाषा हुई कि मेरा सुखी होने का तरीका ही बढ़िया है ना, मेरा ही तरीका बढ़िया है, मैं दूसरों को भी मनवाता हूं, मेरे में अहंकार आता है, तो उसको मद कहा। मात्सर्य का मतलब अपने तरीके को ठीक मानकर अपने अहंकार में जीते हुए का मतलब जिंदा रहते हुए, है ना, दूसरे को भी मारने की प्रवृत्ति पर आ जाता हूं। इसी को राक्षस मानव कहा। मैं राक्षस भी हो जाता हूं। इसी का नाम राक्षस प्रवृत्ति है। इसी का नाम राक्षस मानव है। इसी का नाम पशु मानव, ऐसे पहचाना। तो तीन शब्द आए हैं। पहले जिंदा रहना, संवेदनहीनता, संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता। तो संवेदनहीनता में पशु मानव, राक्षस मानव संवेदनहीन होते हैं। मानव संज्ञानशीलता में मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ऐसे लिखा था पहले दिन। तो क्या परिभाषा निकली शिक्षा की? मैं बार बार कह रहा हूं कि हर रोज शिक्षा से जोड़ के देखेंगे कंटेंट को, कि राक्षस मानव, पशु मानव से मानव, देव मानव, दिव्य मानव में ट्रांसफॉर्मेशन का नाम शिक्षा है। अभी कैसे है? मानव पशु मानव और राक्षस मानव पद से मानव, देव मानव, दिव्य मानव में ट्रांसफॉर्मेशन का नाम शिक्षा है। जो वहां पहुंचने के लिए मदद देती है या पहुंचाती है, उसका नाम शिक्षा है। बाकी सब सूचनाएं हैं, स्किल्स हैं, शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के तरीके हैं। उसमें इतना ही है। अच्छा लग सकता है, अच्छा होता कुछ नहीं। ठीक, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन भाई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, रॉबिन्स का है या रॉबिन्सन है वो देख लेना पूरा, मैं गलत हो सकता हूं, मेरे को फॉरगेटिंग है इस चीज की, है ना। और ना हम किसी के पीछे लग रहे, हमने क्या करना है यार, बोल के चला गया ऐसे थोड़ा माथा पकड़े के उसी को करे, लेकिन ऐसा पढ़ाते हैं इसलिए ध्यान आ गया। ठीक है, तो किसी को नेगेट नहीं करना है, उन्होंने जिस अर्थ में कहा था। तो टोटल क्या पकड़ में आया? तो जब भी ये स्टेटमेंट सामने आई कि आवश्यकता असीम है, साधन सीमित हैं, तो है ना, हम कहां तक गए या कहां तक जा सकते हैं वो देख ही रहे हैं, चाहे कोरोना टाइम हो या वो एग्जाम्पल ले लिया। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो किसी को हमने नेगेट नहीं करना है, लेकिन जो स्टेटमेंट है हमने उस पर चर्चा की है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मानव के समस्त क्रियाकलाप का जो केंद्र बताया, मानव का जो समस्त क्रियाकलाप है उसका जो केंद्र बताया, उसको क्रियाकलाप का केंद्र क्या बताया? कि वो काम है। ये किसकी स्टेटमेंट है? माइकल फेराइड, है ना। हाँ, किसका? सिगमंड फ्राइड।
है ना। तो क्या कहा कि अब एक बात बताओ, जब ऐसी स्टेटमेंट मन में आएगी तो क्या चित्रण बनेगा। अब संबंधों का क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो गई। भाई बहन संबंध है, माता पिता संबंध है, पुत्र पुत्री संबंध है ना। और क्या कहा, मानव का समस्त क्रियाकलाप निरंतर सुख के लिए है, यहां ये बोला गया। अब अपने में ही जांच के देखो, कंपेयर करके देखो, मानना बिल्कुल नहीं। तो जो चीज एजुकेशन में आ रही है उसको हमने थोड़ा सा, है ना, रीथिंक करने की जरूरत है, नेगेट करने की जरूरत नहीं है। नेगेट करने के लिए जब अधिकार आएगा तो देखेंगे कि हाँ कैसे उस चीज को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे थे इसको कैसे दूर करें, अपना अधिकार आएगा तब। लेकिन इतना जरूर है कि बच्चों को पढ़ाते समय सही का प्रस्ताव तो एक बार जरूर आ जाए। जैसे कल भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, मैं भी बच्चे को घर पे पढ़ाता हूं, बेटा ये जिंदगी में काम आएगा, ये नंबर लेने के लिए काम आएगा, है ना। नंबर लेना भी जरूरी है, लेकिन फिलहाल ऐसा चला हुआ है तो आप इसको नेगेट नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन सही का तो पता हो, ताकि बच्चा अपनी जिंदगी को संभाल पाए, जिंदगी में ठीक चल पाए। तो टोटल मिला के अभी तक जो हम ओवरऑल कैनवास को पकड़ पाए, तो ये देखा कि एजुकेशन बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा तो कर रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं। जी दीदी। हाँ, उसका पिरामिड बताओगे। सर उसका मतलब यही था कि वी वांट पीस एंड जो आप सुख बोल रहे हैं उसने वो काम वर्ड दिया था सुख की जगह पे। तो उसका ऐसा मतलब नहीं था कि हम बस मतलब काम वासना के लिए ही सब कर रहे हैं। जन्म से हम सुखी होना चाहते हैं तो उसने स्टेजेस दिए हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो सुसुपोटी करके सुखी होता है। उसके बाद सुखी होने के उसके जो पैरामीटर्स है वो इसको चेंज होते जाते इसको हैं। काम काम की जगह शरीर आधारित मान सकते हैं, हो सकता है, बट ऐसा। उसका जो मीनिंग है वो ऐसा नहीं था कि जो काम वासना की हम बात करते हैं वो। उसको फिलहाल समझने के लिए हम शरीर आधारित मान लेते हैं, क्योंकि जब वो सुसुपोटी से शुरू कर रहा है तो मन तक तो नहीं पहुंचे, इतना तो पक्का है। तो और मानव क्या है, शरीर प्लस मन। उस आधार पे हम, है ना, उसको थोड़ा सा और रिडिफाइन करके देख लेंगे कि क्या लिखा है। इतना तो पक्का है कि उधर तो नहीं गया मन तक, है ना। तो वो शरीर आधारित रह गया, और शरीर में ही संवेदनाएं और जितना भी है वो शरीर वाला पार्ट है। ठीक है दीदी, बढ़िया। तो कुल मिला के जो भी देखा है ना, ऐसी चर्चा का एक फायदा और होता है क्या, जो हमने पहले से पढ़ा है उसको मैं और गहराई में उतरने की सोचता हूं कि क्या कहा गया था, देखें तो सही। तो वहां पर है जो, उसको भी चर्चा करेंगे, एक बार सर्च करके लाना, देखेंगे क्या लिखा है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि आज ही कहा था कि मानव की परिभाषा है, परिवार की परिभाषा है, लेके आओ देखो एक बार क्या है कि मानव कह किसको रहे हैं। ठीक है कि गलत, शानदार, बढ़िया। तो देखो ये मुद्दे जब आएंगे ना तो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। हो सकता है कईयों के क्वेश्चन हो लेकिन वो बोल नहीं रहे हो। ठीक है, बढ़िया। जैसे ही जो भी ध्यान आए साथ साथ लेके आते रहें। ठीक भैया, कुछ चर्चा था, नहीं कुछ ये चर्चा था कि अगले सेशन में रखेंगे कुछ, तो आप कुछ रखना चाहेंगे। भैया ने हिंट दिया था मेरे को कि भैया को इनवाइट करना, तो जैसे ठीक लगे आप भी कुछ मैसेज देना चाहें। ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा आपकी तरफ से कुछ मैसेजिंग हो तो इसलिए। ठीक है, तो है ना, एक ये वाला पार्ट हुआ। तो इसको इसको कहा हमने, उस नेगेटिव वाले पार्ट को नहीं देखना, लेकिन जो लिखा है उसको एक्सप्लोर करेंगे एक बार। ठीक है ना। तो क्या कहा, इसका जो समस्त जो कार्यकलाप है, यहाँ कंटेंट में बोला कि वो निरंतर सुख के लिए है। निरंतर सुख का मतलब निश्चित आचरण, यहाँ इशारा किसी बड़ी चीज के लिए है। ये तो पक्का पता चल रहा है कि उधर शरीर वाला पार्ट है, इधर मन वाला पार्ट है। फिलहाल उसको इतना हैंडल कर ले, है ना। जैसे यहाँ पर सारे उसका शिक्षा संस्कार वाला, वहां शिक्षा संस्कार का तो नहीं है, इतना तो पक्का है। ऐसे बढ़िया। तो क्या हुआ कि जब भी हम कह रहे हैं तो जो इसको कहा लाभोन्माद, और इसको कहा ये कामोन्माद है। क्योंकि जब या तो उसको सही तरीके से डिफाइन किया जाए तब वो चीज हैंडल होगी। सही तरीके से डिफाइन नहीं होती, किसी चीज का अधूरापन वो उन्माद की तरफ लेके जाएगा।
वो लिखा है ना, इंग्लिश में भी कई बार आता है स्टेटमेंट, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो जो कहा गया है उसको एक बार गहराई से जांचा जाए। यहां पर और थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक और हमारे को मिलेगा स्टेटमेंट कि बलशाली ही जिएगा, बलशाली ही जिएगा, या इसको इंग्लिश में कहें तो सर्वाइवल ऑफ द, ये किसने कहा है? ठीक, और स्पेंसर ने इसको मानव के लिए बोला है। अब ठीक है, वहां उन्होंने, है ना, जीव संसार के लिए बोला है, लेकिन स्पेंसर ने इसको मानव के लिए भी अप्लाई किया है, मानव के लिए भी बोला है। तो ऐसा होने से कहा जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहेंगे। तो अब सही मायने में फिट कौन है? वहां तो बोल दिया बलशाली जिएगा, दो एनिमल लड़ रहे हैं, तो वो किस लिए लड़ रहे हैं? आहार निद्रा भय प्रजनन के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो आहार निद्रा भय प्रजनन में ही व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक मानव बलशाली कब होगा? सही में दीदी, अगर जो भाइयों बहनों सही में इस चीज को देखें तो मानव का बलशाली होना, है ना, उसका प्रमाण क्या है? मानव का बड़ा आचरण होना ही उसका बलशाली है, बलशाली होना है। शरीर से बड़ा होना बलशाली है या आचरण से बड़ा होना बलशाली है? ये शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को इंगित करा पाए, बच्चों तक पहुंचा पाए, तो बच्चे का ध्यान जाएगा कि सही में मेरा बल क्या है। परसों आएगा, उसी को कहा आत्म बल, मनोबल। आप बार बार पूछ रहे हैं ना कि मन को खोलेंगे, तो मनोबल बढ़ना या केवल शरीर का बल बढ़ाना है? केवल शरीर का बल बढ़ाने से गाड़ी कहां जाएगी? ये जितने भी जिम और सारी चीज हम देख ही रहे हैं, छोटा सा बच्चा कैसे, और अब तो दिल्ली में तो इतना बुरा हाल हो गया है, केवल शरीर का बल बढ़ाने के लिए वो कुछ गलत चीजें भी खा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल मतलब शरीर को, क्योंकि एक तो पर्पस नहीं पता है, और उनके लिए पर्पस क्या है, मतलब बड़ा लक्ष्य नहीं पता है। और बगैर लक्ष्य के किसी चीज को बढ़ाओगे तो किधर लेके जाएंगे? जैसे बंदूक का कोई पर्पस था, बंदूक का क्या पर्पस था? दुश्मन से रक्षा करना। जब तक अव्यवस्था है तो ले आए भाई, बचना है, लेकिन उसका पर्पस पता नहीं था। अब वो चला गया अपनी सम्मान और पहचान के लिए, अब शादी में दाएं दाएं शुरू कर दी, क्योंकि पर्पस नहीं पता था। अब शादी में भी कितनी गलतियां हो रही हैं, एक ट्रिगर दब जाता है, कैसे डेथ हो जाती है खुशी के मौके पे भी किसी की मूर्खता से। तो जब तक किसी चीज का पर्पस नहीं पकड़ में आएगा, है ना, ऐसी घटनाएं हमारे को बहुत सारी दिखेंगी। बढ़िया, ठीक लग रहा है? तो क्या कहा? बलशाली ही जिएगा। बलशाली का मतलब ये पहचान में आ जाए कि जो भी कहा गया वो शरीर वाले बल को ही इंगित करा रहा है। वो जानवरों के लिए ठीक है ना, मानव के शरीर में भी बल हो, ठीक है, लेकिन शरीर का पर्पस तो पता हो। तो बलशाली ही जिएगा जब ये कहा तो इसको समाज शास्त्र में पढ़ाया, है ना, तो ये किधर लेके गया? ये किधर लेके गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा था ये? और मानव के लिए किसने कहा? स्पेंसर। तो इन दोनों को भी एक बार पढ़ने की हमारे को आवश्यकता है कि दोनों ने जो डिफरेंस कहा, मानव के लिए भी वही कहा और उसने भी वही कहा, दोनों शरीर आधारित रह गए, जबकि मानव शरीर से बड़ी कोई एंटिटी है। वो गैप रह गया, वो शेष रह गया। कई बार ये भी भाव आया शुरू में कि जैसे शेयरिंग से लोगों की कि कई किसी चीज को नकारा जा रहा है यहाँ पे, तो यहां नकारा नहीं जा रहा है, शरीर का भी सम्मान है, भौतिकता का भी सम्मान है, लेकिन बस प्रयोजन पता हो। बढ़िया ना? तो बलशाली ही जिएगा जब कह रहे हैं समाज शास्त्र में, तो इसी को कहा लाभोन्माद। लाभोन्माद को हमने कहा, इसी को हमने दृष्टिकोण से भी देखा, जिसको मानसिकता कह रहे हैं, तो इसको कहा धन के प्रति दृष्टिकोण। धन के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है? मानसिकता में 3 चीज रखी थी। दूसरा कामोन्माद। कामोन्माद में क्या रखा था? स्त्री पुरुष संबंध के प्रति दृष्टिकोण, या इंद्रियों में सारा सुख।
इन दोनों चीजों के माध्यम से हमने चर्चा की। इंद्रियों में सारा सुख, है ना। तो लाभोन्माद हो गया, कामोन्माद हो गया, और समाज शास्त्र में क्या हो गया? एक चीज और ध्यान आ रही है बोलते बोलते, जब हम लाभोन्माद कह रहे हैं तो लाभोन्माद को ऑप्शन भी तो हो कोई। आप कह रहे हैं यार सॉल्यूशन तो बताओ, आगे बताए जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, सॉल्यूशन क्या है? तो जो हमने प्रेजेंट एजुकेशन में हम लाभोन्माद की बात कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन किस रूप में दिया? जब मध्यस्थ दर्शन में जाएंगे तो पुस्तकें हैं जिसका कल जिक्र कर रहे थे, 12 पुस्तकें हैं। तो उसमें क्या पाएंगे कि जब हम यहाँ लाभोन्माद की बात कर रहे हैं तो वहां पर आवर्तनशील अर्थशास्त्र दिया है कि जो अर्थशास्त्र है वो आवर्तनशील है। आवर्तनशील का मतलब साइक्लिक है ना, केवल केवल संग्रह वाला नहीं है। यहां पर क्या दिया है? संग्रह वाला पार्ट दिया है। वहां पर क्या है? वो चीज आवर्तनशील है, यानी वो भी उपयोगिता के अर्थ में है। करेंसी है, जो करेंसी का जो आवर्तनशीलता है, जब आवर्तनशील होगी, फ्लोट होगी, तो संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होगी। संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होगी तो शोषण नहीं होगा। तो उस अर्थ में गहरी चर्चा वहां पे दी गई है। उसको मतलब अध्ययन में जाएंगे या और आगे थोड़ा सा इस कंटेंट में बढ़ेंगे तो देख सकते हैं। ऐसे ही जब यहां जाएंगे इधर इसमें कामोन्माद वाले में, यहां तो ये जिक्र कर दिया, तो यहां पर सॉल्यूशन क्या है कंटेंट में? इसमें संचेतनावादी मनोविज्ञान पुस्तक है। संचेतना का मतलब, जैसे संवाद के लिए पहले दिन बोला था कि पूर्णता के अर्थ में वाद, पूर्णता का मतलब ज्ञान के लिए कोई वाद है, तो संचेतना का मतलब पूर्णता की चेतना, यानी चेतना, जो चेतना है पूर्ण में अनुभव हो जाए पूर्णता को पाने के लिए, तो उसके, है ना, अध्ययन अभ्यास के लिए पुस्तक है संचेतनावादी मनोविज्ञान। तो यहां कामोन्वादी मनोविज्ञान है, वहां संचेतनावादी मनोविज्ञान, ये उसको हम अपने सॉल्यूशन के रूप में देख पाएंगे। और जब हम ये कह रहे हैं कि आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, अब यहां से पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था पे आके देखो। हम कह रहे हैं आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। अपने में ही जांच के देखो जो चर्चा की थी, क्या प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था दोनों को देखें। पदार्थ अवस्था पहले, जितनी पदार्थ अवस्था की आवश्यकता पेड़ पौधों को है, तो पेड़ पौधे ज्यादा है कि मिट्टी ज्यादा है? पेड़ पौधे ज्यादा है, मिट्टी ज्यादा है। ऐसे ही जीव जंतु को देखें, है ना, जीव जंतु को किस चीज की आवश्यकता है? पेड़ पौधे और पदार्थ अवस्था की। तो धरती पे क्या ज्यादा है? ये दोनों ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, या साधन पर्याप्त है? जितनी आवश्यकता है ना, उससे ज्यादा उपलब्ध है ना, यानी जितनी सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो पर्याप्त है। ये चीज यहां से पकड़ में आ रही है साफ साफ। तो आवश्यकता असीम, साधन सीमित कह रहे हैं, तो यहां से पकड़ में आया कि साधन पर्याप्त है, सीमित नहीं है। तो उसके लिए, है ना, हम इस वाले पार्ट को भी देख सकते हैं कि कैसे कैटर कर रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब बलशाली ही जिएगा समाज शास्त्र में यहां पर दिया व्यवहारवादी समाज शास्त्र। क्या दिया? व्यवहारवादी समाज शास्त्र। समाज शास्त्र में किसका जिक्र है? व्यवहार का, कि मानव मानव के साथ कैसे व्यवहार करे, मानव मानव के साथ कैसे जिए, उसका जिक्र है। तो 3 चीजें आई, लाभोन्माद, कामोन्माद, और किसने किया पहले शिविर अपने में से? हाँ बताओ। शानदार, ठीक है। क्योंकि क्या है समाज में, क्या है? भोग प्रवृत्ति, उसी को कहा भोगोन्माद, तीसरा उन्माद। तो जब हम इन उन्मादों की बात कर रहे हैं तो फाइनली मन में आता है कि यार आप ये तो बता रहे हो कि ये उन्माद है, सॉल्यूशन क्या है?
तो सॉल्यूशन के लिए उस अर्थ में हमने इस तरीके से बुक्स का एक प्रस्ताव है कि इनमें ये गहराई से दिया है। और जब भोग प्रवृत्ति की तरफ जाएगा तो समाज का क्या हाल होगा। जब मानव भोग की तरफ जाएगा, है ना, जब भोग की तरफ जाएगा तो समाज का क्या हाल होगा। दूसरे का शोषण होगा कि पोषण होगा, और संबंधों की पहचान होगी कि संबंधों का तिरस्कार होगा। एक दूसरे में केवल संबंध, कभी भी जांच के देखो, संबोधन से संबंध सफल होगा कि संबंध से संबोधन सफल होगा। और समाज में ज्यादा क्या है, बोलना बढ़िया है, लेकिन जब तक स्थिति बढ़िया नहीं है, गति बढ़िया कैसे होगी। तो गति ठीक करनी है कि स्थिति ठीक करनी है, और लगे किस में पड़े हैं, गति को ठीक करने में लगे हैं। जबकि सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, बगैर सॉफ्टवेयर के ठीक हुए कुछ हो नहीं सकता। बढ़िया। यहां तक क्वेश्चन, किसी भाई बहन को यहां तक प्रकृति में व्यवस्था, और जब हम मानव में व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इन तीन आधार पे कि किस तरीके से एजुकेशन में बहुत सारी चीजें चली हुई हैं, और साथ साथ में यहाँ पर क्या प्रस्ताव है उसको बोर्ड पे थोड़ा लाने की कोशिश की। तो अब इसके बाद अपने मन में कोई क्वेश्चन आता है इन दोनों कैनवास को लेके, अब ये सभा पूरी ओपन है चर्चा के लिए। क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि स्वीकृति कैसे, स्वीकृति किसकी, है ना, तो वो चीजें आ गई। क्योंकि अब अगला कैनवास खुलेगा तो वो थोड़ा सा कंटेंट लंबा भी चलेगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो जरूर चर्चा करें। जी भैया। बढ़िया। हेलो सर, क्वेश्चन ऐसा है कि पैसों को कैसे देखना चाहिए, स्पेशली आप कैसे देखते हो, और अगर हमको हमारी बाद की जनरेशन को इसके ऊपर माने फाइनेंस के ऊपर कुछ कहना है तो हम लोगों को ऐसा क्या कंटेंट उनको देना चाहिए जिसके कारण वो जी सके, माने जीने वाला कंटेंट। बढ़िया। देखो, वास्तविकताओं को इंगित कराने का मतलब ही है कि हम जीने वाला कंटेंट दे रहे हैं। तो पैसा क्या वास्तविकता है। जैसे नोट पर भी लिखा रहता ना, मैं, है ना, धारक को वचन देता हूं। क्या लिखा है, वचन। तो पैसे से चीज बनती है या मेहनत से बनती है। जैसे एक एक्टिविटी कर लेते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। जैसे सामान्यतः ये एग्जांपल लिया जाता है सभा में। अब सोच के देखो, पेट्रोल की कीमत क्या है। पेट्रोल की कीमत क्या है, पेट्रोल का मूल्य क्या है। यहां पर क्या है गुजरात में 98। अच्छा, उसमें पेट्रोल का कितना है, है? अच्छा, मतलब पहले ही पेपर लीक कर दो, पहले जो कर रखा। मैंने कहा है कि पहले वाले चुप रह के सहयोग करेंगे और बाद वाले बोल के सहयोग करेंगे, जो पहली बार कर रहे हैं। हाँ, चलो भैया से ही पूछते हैं। 98 या 94 जो भी है, उसमें पेट्रोल का क्या है। पेट्रोल का होगा सर, वो तो पेट्रोल पंप वाले को मालूम होगा। अरे हाँ, बोले मेरे से क्यों पूछ रहे हो। फल माने वो। चलो, आप शर्ट लेके आए हो जी। ठीक है, शर्ट का मूल्य क्या है। जैसे मान लेते 1000 रुपए। ठीक है, ठीक है। तो अब अपने में जांच के देखो, आप शर्ट कहां से लेके आए। किसी दुकान से। दुकान पे कहां से आया, उसने कहीं से परचेज किया होगा। वो कहां से लेके आया, कोई बनाने वाले के पास से लेके आया। बनाने वाला कहां से लाया होगा रॉ मटेरियल, नेचर के पास से। नेचर के पास से। तो दो चीजें आती हैं, एक कीमत है, एक मूल्य है। एक कीमत है, एक मूल्य है, दो अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है ना। इसको इसको ऐसा एक्टिविटी में करके देख सकते हैं। एक कीमत है, एक मूल्य है। तो जो शर्ट की कीमत है ना, वो बताई। फ्रूटी का जो टेट्रा पैक होता है ना, उस पर भी लिखा रहता है कीमत, मूल्य, और इंग्लिश में प्राइस। जबकि प्राइस का ट्रांसलेशन मूल्य है या कीमत ज्यादा बेहतर है। मूल्य क्या है? मूल्य कोई गहरी चीज होगी क्या? मूल्य मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब बोले कीमत। इसलिए वास्तविकता पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि केवल शब्दों में खेल रहे हैं। जैसे कल हमने रखा था ना, शब्द, अर्थ और वास्तविकता। शब्द के बदले शब्द दे रहे हैं, वास्तविकता तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। जबकि मूल्य का मतलब क्या है? इस पेन का मूल्य क्या है? ये कब तक मेरे पास है, ये इसका मूल्य है। उपयोगिता ही मूल्य है। इस पेन की उपयोगिता क्या है? ये लिखता है, तो उपयोगिता ही मूल्य है। इसको एक एग्जाम्पल से देखें। जैसे जैसे परिवारों में प्रेजेंट शिक्षा बढ़ रही है, बड़ों का सम्मान छोटों की नजरों में घटता हुआ दिखाई दे रहा है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जब घटता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब बच्चे हमारे को, है ना, बड़ा मान ही नहीं रहे हैं, उपयोगी मान ही नहीं रहे हैं। तो उपयोगिता किस अर्थ में अब पता चल रहा है? एक जिंदा रहने का धरातल, एक जीने का धरातल। तो बड़ी उपयोगिता क्या? जिंदा रहने का सामान देना कि जीने का सामान देना? जीने का सामान देने का मतलब वास्तविकता से तदाकार कराना, वास्तविकता उपलब्ध करा देना। तो इसका मतलब मूल्य का मतलब क्या हुआ? उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या है? अब पकड़ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? कीमत अलग चीज है, मूल्य बिल्कुल अलग चीज है। जब हम शर्ट को भी कह रहे हैं, शर्ट का जो रॉ मटेरियल है, कहां से आया है और कहां तक पहुंच रहा है ना। परचेजिंग में हम उसको मूल्य कह रहे हैं कि कीमत कह रहे हैं। उसका मूल्य क्या है? मैंने जो पहना है, उसने मेरे को आराम दिया है, उसकी उपयोगिता को मैंने पहचाना है। उपयोगिता ही सम्मान है। उपयोगिता को पहचानता हूं तो सम्मान कर पाता हूं, तो डिसाइड कर पाता हूं कि ये कितने लेके आने हैं, क्योंकि नेचर ने मेरे को सहयोग के लिए प्रोवाइड किया है। और किस सहयोग के लिए? किसी मानव लक्ष्य के लिए नेचर है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देती है, उसी तरीके से धरती माँ ने हमारे को अनकंडीशनल प्यार दिया है। किस अर्थ में? कि मानव को छोड़ के बाकी तीन शेष अवस्थाएं अपने आचरण की निश्चितता और निरंतरता के साथ है, कि तुम भी, मानव भी अपनी आचरण की निरंतरता को पा जाए। इस अर्थ में सारा नेचर सजा है। तो अब जो मैं पेट्रोल वाला कह रहा था, पेट्रोल की और गहराई में जाके थोड़ी सी देखोगे तो पता चलेगा कि उसमें सही में पेट्रोल की कीमत क्या है। पता चलेगा कि वहां से भी उसको कोई लाया होगा, जैसे आपने शर्ट का एग्जाम्पल दिया। और उसके उसके बिल्कुल एंड तक जाएंगे तो फाइनली क्या आउटकम निकलेगा, अपने में ही जांच के देखो। बोलो अब, फाइनली पेट्रोल कहां से आया? फाइनली पेट्रोल कहां से आया? नेचर से आया। तो पेट्रोल का जो हम बार बार जो कह रहे हैं, तो जो सदुपयोग है, सदुपयोग कहां से पकड़ में आएगा? सोच के देखो। सम्मान किस चीज का, कृतज्ञता कब पकड़ में आएगी? जब हमारे को पता होगा कि उसका मूल्य क्या है। अभी हम केवल कीमत के आधार पे हम, है ना, कुछ भी बोल देते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चों को बोलते हैं कि लाइट बंद कर दो, बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल आने से लाइट बंद करेंगे या कोई बड़ी चीज दिखाने से लाइट बंद होगी? अभी हम बड़े कैनवस पे बात नहीं कर पाते हैं या एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। प्रॉब्लम यहां आती है। बढ़िया जी। अधिक अधिक मेहनत करते हैं जो, हम इसलिए रिपीट कर रहा हूं सबको सुन जाए, माइक नहीं है। बुरा, ये रहा ले लो। अधिकतर मेहनत करने वाला कम प्राप्त करता है ना। जैसे कि किसान भैया को देखे, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके भाग में क्या आता है? और जबकि शॉपकीपर तो वहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होता है ना। तो ये मतलब इसको आप कैसे
कहें मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने अधिक मेहनत की उसको अधिक प्राप्त हो? बढ़िया या समानता तो होनी चाहिए ना? बढ़िया बढ़िया मुद्दा है ये। और आपने जो समृद्धि वाला पार्ट पूछा था, है ना, तो उसको यहाँ लेके देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से कोरिलेट करते हुए। किसान को क्या मानते हैं दीदी? गरीब। और पैसे वाले को क्या मानते हैं? अमीर। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अमीर है कौन गरीब है, जिसको हम मानते हैं फिलहाल जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, हम गरीब किसको मानते हैं? जिसके पास धन कम है। जिसके पास धन कम है। साधन कम हो, ना हो या कम हो, है ना। जब आदमी के पास साधन कम होते हैं तो दूसरे को जब तक समझ नहीं होती है पूरी, या आज के प्रचलन की अब फिलहाल की बात कर रहे हैं, तो जिसके पास साधन की कमी है तो दूसरे को देखकर लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे पास कम है। तो गरीब आदमी साधन विहीन, है ना, या साधन की कमी के साथ होता है, दूसरे को देखकर लगता है कि अपने पास कम है, तो उसको कहा दरिद्र। अब जब साधन की कमी है, दूसरे को देखकर कम का एहसास होगा, तो सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। अमीर आदमी किसको मानते हैं? अमीर किसको मानते हैं? साधन संपन्न, जिसके पास साधन की कमी नहीं है। ठीक, अब इसको कमी का एहसास है क्या? अमीर आदमी को कमी का एहसास रहता है? अमीर आदमी को कमी का एहसास रहता है कि नहीं रहता? वो अमीर अपनी नजरों में है कि दूसरों की नजरों में है? ठीक, हाँ, अब हंस रहे हो धीरे धीरे, है ना। तो साधन जो जो दरिद्रता है, दूसरे को देख के कम लगना है, ये एहसास यहां भी रहता है। तो इसका मतलब ये सुखी है कि दुखी है? कितना पैसा होने के बाद आदमी रुक जाएगा? तो जब तक पहचान नहीं होगी आवश्यकताओं की, जब तक, है ना, इस अभाव में रहेगा ही, तो ये भी दुखी। तो अब एक रिबन जरूर कटा दीदी, जो आपने पूछा कि फाइनल आउटकम आदमी सुखी होना चाहते हैं, गरीब भी दुखी है अमीर भी दुखी है, तो हो क्या? ठीक, तो हो क्या में एक प्रस्ताव अपने कंटेंट से निकल के आ रहा है कि जांचें कि साधन की कमी और दूसरी तरफ लिख रहा हूं कमी का एहसास, दो अलग चीजें हैं। जिसके पास साधन, गरीब आदमी के पास साधन की कमी भी है, कमी का एहसास है गरीब आदमी के पास, अभी जो हमने लिखा, शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको कमी का एहसास ना हो। कब नहीं होगा वहीं लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेशक। पहले बताओ कब नहीं होगा? किससे? संतोष। हाँ, संतोष कब आएगा? संतोष का मतलब क्या है? मतलब सेटिस्फैक्शन कब आएगा? क्या चीज होने से आएगा? बिल्कुल ठीक है, कंपेयर नहीं करेंगे। और अपने होने का, अपने अस्तित्व का वह सदुपयोग हो रहा है। अपने होने का वह दूसरों के जीवन में सहायकता है, उस पर दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं, कर पाए तो संतोष है। लेकिन बात यह है कि साधन की कमी होने से, है ना, दुखी है कि सुखी है? साधन की, गरीब आदमी के पास साधन की कमी तो है, कमी का एहसास है तो दुखी है। लेकिन सामान्यतः है कि नहीं है? गरीब आदमी के पास साधन की कमी है तभी तो एफर्ट कर रहा वो इतना। वो जो जेल वाला भी एग्जाम्पल मैंने बोला था कि आप लोगों के पास, आप तो वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। आपने ही बोला था कि भाई आदमी समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है,
तो आपने तो सब कुछ करके देख लिया, आप अच्छे लगते हो ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है। ठीक, तो साधन की कमी भी है और कमी का एहसास भी है। गरीब आदमी के पास साधन की कमी भी है, कमी का एहसास भी है। अमीर आदमी को देखें तो साधन की कमी नहीं है, लेकिन कमी का एहसास है। तभी तो और जोड़ने में लगे हैं। ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? जिसके पास साधन की कमी हो और एहसास ना हो। ये प्रैक्टिसेबल लगता है? साधन की कमी है, एहसास नहीं है। देखेंगे, पहले देखें। ऐसा मानव जीता हुआ है ना, अगर जो कोई है तो उसको क्या कहेंगे? केवल शब्द नहीं, वास्तविकता देखें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कमी है और एहसास ना हो? बोलने में अच्छा लग सकता है, उसको क्या नाम दे सकते हैं? ग्रेटिट्यूड। उस वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसा प्रैक्टिसेबल है क्या कि कमी हो लेकिन एहसास ना हो? हैं? कैसा मानो? देवमान। वो देवमान और विश्वास और वो 4-5 शब्द ऐसे कहीं फिट कर दो, है ना। तो इसको हमने कई बार जैसे परंपरा में भी साधु या बहुत सारे शब्द देके है ना गाड़ी निकाल ली है, लेकिन ये प्रैक्टिसेबल तो नहीं लगता, क्योंकि जीना तो घर में है। घर में है ना, जब हम कहते हैं साधन की कमी नहीं है, कमी का एहसास मत रखो, इसका मतलब घर में यही तो पीड़ा है। हमारे को एग्जाम्पल ही ऐसे सुनने को मिले हैं। मैं तो स्कूल जाता था साइकिल पे और तुम देखो, है ना, लिए दिए नहीं पड़ रहे, तुम तो इतने खर्चा करा रहे हो। प्रॉब्लम तो ये है ना। तो यहां एक प्रस्ताव रूप में रखा जा रहा है कि जब ये तीनों प्रैक्टिसेबल नहीं है, यानी फाइनली इनका आउटकम दुख के रूप में आ रहा है, तो हो क्या? तो ये बोला कि साधन की कमी भी हो और कमी का एहसास ना हो। कब नहीं होगा? जब साधन आवश्यकता से ज्यादा हो जाएंगे, तब नहीं होगा एहसास। जैसे सुबह चर्चा की थी, एक बच्चे के पास 4-5 बैट हैं और कह रहा मेरे को और चाहिए। तो जितनी उसकी आवश्यकता है, यदि उसने अपनी आवश्यकता पहचान की है कि मेरे को 2 चाहिए, 1 चाहिए, मेरे को जरूरत है, एक टूट गया तो दूसरा लूंगा मैं, तो उसकी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध होने से उसका एहसास नहीं होगा। तो अभाव का अभाव ही समृद्धि है, कि कमी की कमी हो जाए, यानी आवश्यकता से ज्यादा हो जाए। आवश्यकता से ज्यादा होता है तो जो परंपरा में भी बोला कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, तो वो भी एक प्रैक्टिसेबल लगता है कि हाँ बात तो सही है। अपनी आवश्यकता तय की, अपनी आवश्यकता की पूर्ति की, तो अब दूसरे के लिए मदद के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि ये यहां से भी निकल रहा है। जियो, और जो बोला था जीने दो और जियो। जीने देंगे कब? जब अपनी आवश्यकताएं तय होंगी, तब जीने देंगे, नहीं तो अपने लिए ही लगे रहेंगे। तो समृद्धि के भाव का पहला यह है कि, और आवश्यकताएं तय कब होंगी? एक समाधानित आदमी अपनी आवश्यकताएं तय करेगा कि एक भ्रमित आदमी अपनी आवश्यकताएं तय कर सकता है? सोच के देखें। अब आवश्यकता भी जांचने का मुद्दा है कि कौन सी आवश्यकता की बात हो रही है, क्योंकि मानव की परिभाषा में गए थे तो क्या निकला था? शरीर प्लस मन। आवश्यकता भी 2 तरह की है, एक शरीर की आवश्यकता और एक मन की आवश्यकता। तो हम कौन सी आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं? इसके लिए एक्टिविटी है ना। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस एक्टिविटी को कल शुरू करें, इस कंटेंट को फिनिशिंग टच कल दें। तो यहां तक जो समृद्धि वाला पार्ट है, इस पे चर्चा कर लें। जब तक चर्चा नहीं करोगे क्वेश्चन बीच में अटके रहेंगे, है ना। इस पे थोड़ा सा और गो थ्रू कर लेते हैं कि जब हम समृद्धि कह रहे हैं, समृद्धि का मतलब क्या है? आवश्यकता से अधिक होने का भाव। तो आवश्यकता से अधिक कैसे होगा? जब आवश्यकताएं तय होंगी तो अधिक का पता चलेगा ना, कि अधिक हुई कि नहीं हुई। तो आवश्यकताएं कब अधिक होनी? कौन सी अधिक होनी?
ये शरीर की आवश्यकताएं प्लस मन की आवश्यकताएं। तो फिलहाल हम शरीर वाले पार्ट को देख रहे हैं, यानी भौतिक वस्तुओं की बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा जल्दी पकड़ में आ जाता है ना। फिर हम पकड़ेंगे कि मन की आवश्यकता क्या है, कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन कैसे हैं, मन की आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन कैसे हैं, दोनों पूरी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, यदि हो सकती हैं तो उनके लिए साधन है ना कम है कि ज्यादा है। जब पता चलेगा कि यार जो मेरे मन की और शरीर की आवश्यकता है दोनों पूरी हो सकती हैं, तो मामला बहुत हल्का है, तो आदमी निश्चिंत होता है ना। निश्चिंता ही शांति की तरफ लेके जाते कि हाँ अब हो सकता है, तब उसी का नाम मोटिवेशन है कि अब कुछ हो सकता है, अब करेंगे कुछ। जब तक आवश्यकता ही तय नहीं करेंगे मामला अटका रहेगा। जी सर, आवश्यकता चलित है कि विचलित है? क्या भैया? माने आवश्यकता डायनामिक है या स्टैटिक है? माने आज एक बार मैंने मेरी आवश्यकता तय कर ली कि मुझे शरीर की आवश्यकताओं के लिए ये चाहिए, 4 पंखे चाहिए, 2 एसी चाहिए, ये वाला, ये पूरा लिस्ट बना लिया, ठीक है, इसके हिसाब से काम करेंगे। फिर ये स्टैटिक है या ये बदल सकती है आगे जाके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो आप अपनी आवश्यकताओं को कैसे पहचानते हो? मेरे को ये पेन चाहिए, ये पेंसिल चाहिए, ये स्केल चाहिए। आपके सामने लक्ष्य है, कोई लक्ष्य के आधार पे अपनी आवश्यकताएं तय की हैं। यदि लक्ष्य नहीं है तो फिर कुछ भी गलती हो ही सकती है, कुछ भी ले जा ही सकते हैं। बाद में पता चलेगा यार है ना इस लक्ष्य के लिए निकला था, अब ये आवश्यक ही नहीं था। तो लक्ष्य का मतलब मानव लक्ष्य है ना। मानव लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यकताएं तय होती हैं। बढ़िया चीज पकड़ में आई। जो चीज मानव लक्ष्य के लिए बाधित है या वहां तक पहुंचने में सहायक नहीं है, तो आवश्यकताओं को पहचान पाऊंगा कि नहीं पहचान पाऊंगा? तो मानव लक्ष्य की चोटी पकड़ के रखते हैं तो पता है कि जाना वहां है, बीच में मेरे को क्या क्या चाहिए वो घटाता बढ़ाता जाऊंगा, क्या दिक्कत है? चोटी आप मानव लक्ष्य की पकड़ रहे। मानव लक्ष्य का मतलब समाधान, मतलब समझ। बढ़िया है। तो आवश्यकताओं को तय करने का आधार है। बगैर टारगेट का पता हुए आवश्यकता, जैसे हमें शिमला जाना है, अब अपनी आवश्यकताएं तय कैसे करोगे? मेरे को किस गाड़ी में जाना है, क्या क्या लेके जाना है। जब तक अपना लक्ष्य नहीं पता होगा, है ना, बीच में हम फ्लक्चुएट होते रहेंगे। ऐसा है। बढ़िया भैया जी। आवश्यकताओं की सीमितता ही संतुष्टि है, ऐसा कह सकते हैं? देखो पता है भैया, सीमित कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा भाव आता है। तो यहां छोड़ने के लिए नहीं बोला है। क्या बोला? आवश्यकताओं का निर्धारण करना है। जब आवश्यकताओं का निर्धारण हो जाएगा तो पता चलेगा कि साधन, है ना, अभी मैं शब्द रख देता हूं, इसको कल करेंगे एक्सप्लोर, कि साधन पहले ही हमारे पास पर्याप्त है। अब यहां जहां चलो, शरीर की आवश्यकताएं पूरी किससे होंगी, है ना। जैसे एक ग्लिम्स दे दूं, शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए ये तीनों चीजें काफी है कि नहीं है? तीनों चीजें हैं। और ये पहले ही ज्यादा है कि कम है नेचर में? जितना मेरे शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, जैसे मान लो मेरे को कितना अनाज खाना है, इस शरीर यात्रा में कितना खाना खाना है, अनाज का मतलब कितना मैंने, है ना, इनटेक करना है। अब उसको कैलकुलेट करके बैठ के कैलकुलेट करके देखें। मान लो एक दिन में मेरे को 2 किलो चाहिए, है ना, तो 2 इंटू 365 इंटू 80 साल जिए तो 80, 70 जिए तो 10 साल है तो और बचेगा, तो इंटू 70 करके कैलकुलेट करके देख लें। तो उससे पता चलेगा कि यार ये तो पहले ही पूरी है, इतना तो पहले ही उपलब्ध है। तो मैं आश्वस्त हो जाता हूं कि यार इतना भारी काम नहीं है जितना सोच रखा है। तो अभी हमारा ध्यान शरीर की आवश्यकताओं पर जा रहा है, इसलिए बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आवश्यकताओं को सीमित कर दिया जाए तो हम संतुष्ट हो सकते हैं, या संतोष की प्राप्ति हमें हो सकती है, जिससे हमें सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। ये पता चल जाए कि क्योंकि शरीर सीमित है ना, निरंतर शरीर निरंतर नहीं है, इसकी आवश्यकता भी सीमित है, ये पहचान में आने से हो जाएगा, है ना। शरीर लिमिटेड वास्तविकता है कि अनलिमिटेड वास्तविकता, हमेशा रहने वाली? निरंतर करने से तो सर अनलिमिटेड तो रहेगा ही ना? नहीं, शरीर हमेशा रहता है कि कुछ दिन रहता है? तो उसकी आवश्यकता भी कुछ दिन रहती है कि हमेशा रहती है? और दूसरा एक मजेदार बात, शरीर जब तक है
डेली लाइफ में भी देख लो, हमारा इनटेक लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। अरे शरीर का इनटेक कितना करोगे एक दिन में? मतलब कुछ अगर भी खाना खाना है नहीं तो? नहीं वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, वो नीड्स पे डिपेंड करता है। शरीर की कोई भी नीड देख लो, आपको कौन सा जो भी आहार आपको अच्छा लगता है, कोई भी एग्जांपल ले लो, आप लिमिटेड मात्रा में ही इनटेक कर पाओगे कि जी जी। अनलिमिटेड खा जाओगे? नहीं नहीं, ये तो लिमिटेड है। उस अर्थ में। जी। अच्छा, पसंद को अनलिमिटेड खा लोगे? बताओ क्या पसंद है, यहां देखते हैं क्या पसंद है, बताओ। पानी पूरी। पानी पूरी कितनी खा सकते हो? अनलिमिटेड? ओ, इसको जांचो। बोलना बहुत आसान है, वो थोड़ा लाइटर उसके लिए बोल दिया, लेकिन दीदी पहचान पाएंगी और सभी को पता है कि वो भी एक लिमिट ही है बहन। 100 खा लोगे, 200 खा लो। पता है क्या है, देखो जब भी वो मैंगो कंपटीशन और वो है ना सीजन आता है तो कंपटीशन होते हैं ना, वो जो खाते हैं उनसे मिलके देखो एक बार क्या हाल होता है। प्राइज तो ले लेते हैं, बाद में हाल क्या होता है उनका। वो प्राइज लेना क्या है, वो अपनी सम्मान और पहचान के चक्कर में शरीर का कबाड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या निकलता है ना। ये वैसा ही है जैसे वो एडवेंचरस गेम में होता है, अपनी सम्मान और पहचान के लिए अपने प्राण की भी बाजी लगा दी, ये उसका छोटा रूप है। और क्या जी। हाँ, इसको लिख लो दीदी, बिल्कुल ठीक है ये। हाँ ठीक है, इसको कल करेंगे जब मेरी आवश्यकताएं कल खुलेगा, इसलिए मैंने कहा था मैं बोल देता हूं, इसको हम कल लेंगे, नहीं तो जल्दी में वो फिर फैल जाएगा। वो जो पर्याप्त शब्द है उसको थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे। बढ़िया, क्योंकि अभी वो कंटेंट शुरू किया तो वो रह जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों चीजों को के लिए कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो रखें यहां से, जैसे भैया ने पूछा, दीदी ने पूछा, और भी चल रहा है जी। जरूरतों को सीमित करना है कि जरूरतों को पहचानना है? बार बार यही बोला जा रहा है, पहचान लिया। कई बार ऐसी ज़रूरत आ जाती है जो शायद हम सोचते भी नहीं है। इट कुड बी कोई मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, मैं मेरी कपड़ों के ऊपर मैंने मेरा कंट्रोल कर लिया, मेरे घर पे मैंने कंट्रोल कर लिया, पर कभी ना कभी ये रहता है ना कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो उस वक्त के लिए वी नीड दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त के लिए अब या तो आप इसको बोलेंगे कि फ्यूचर की चिंता ना करें, एक ये भी है कि देखा जाएगा, बट प्रैक्टिकली वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बिल्कुल। तब उस मोमेंट पे कौन हमारी हेल्प के लिए आएगा, तो वो चीज़ों के ऊपर भी हमको तो थोड़ा प्लानिंग जितनी भी मेडिसिन चाहिए वो भी लिमिटेड होंगी कि अनलिमिटेड होंगी? सर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम केस, किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, ठीक है, और आपको भी पता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक इन द लैक्स, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो बहुत मुश्किल सिचुएशन नहीं हो जाएगी? हाँ लेकिन देखो एक आश्वासन जरूर मिलता है दीदी, जो जितनी भी जैसे हायर बीमारी हो जाती हैं उसमें सबसे बड़ा आश्वासन यही है कि अगर जो हमारे मन में यही आ जाए आवश्यकता 80 में साधन सीमित हैं, तो हम कैंसर की दवाइयों को इकट्ठा करना और बहुत सारी चीजें शुरू कर देंगे, जैसे कोरोना टाइम में गैस है ना, ऑक्सीजन करना, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं क्योंकि आश्वस्ति है कि वो पर्याप्त है मार्केट में। वो उस आश्वस्ति को भी तो पहचानो। पर मेरे पास भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना वो परचेज करने की। हाँ वो मुद्दा अलग हो गया ना फिर। मतलब ये जैसे हम सब बातें कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं को भी कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हम लोग संतुष्टि स्वीकृति सब मैनेज कर पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है जिंदगी में। हाँ बिल्कुल तो होता है। उसके लिए कैसे अपने आप को हम प्रिपेयर करें? हाँ उस अर्थ में आप बिल्कुल मतलब ठीक कह रहे हो। तो उस अर्थ में हैंडलिंग कैसे है, हैंडलिंग का इतना ही मतलब है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो एक तो अपने में ये बना रहता है कि जो भी मेडिकल इमरजेंसी आई है उसके लिए पहले से देखो, कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होती है कि हम मतलब इनसिक्योर होके चल रहे हैं, पहले ही अपना अरेंजमेंट पहले से करके चल ही रहे होते हैं, वो लिमिट एवरीवन डज, है ना। बट समटाइम्स इट गोज बियॉन्ड। हाँ जब भी ऐसे करते हैं तो उसमें भी मानवीयता और इंसानियत ही काम आएगी, मेरा आचरण ही काम आएगा। यदि मैं सही आचरण और बढ़िया व्यवहार के साथ बढ़ा हूं तो सहयोगी हमारे पास उपलब्ध है ही, उसमें इतने डर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वैसा नहीं जिया और बिल्कुल अकेले वाला कार्यक्रम करके चले
है ना। एक कहते हैं ना कि सोशल हेल्प मिल सकती है। वही है, और दूसरी मिलती है, और किसको ज्यादा मिलती है? जो आचरण जिसने एक व्यवहार से रिश्ते कमाए होंगे उसको जरूर मिल जाएगा। तो वो बहुत बड़ा आश्वासन अपने और लिए। इसमें शायद आपकी तरफ से भी ये आ ही जाएगा कि अगर ये चीज हम डेवलप कर पाएंगे पूरी सोसाइटी में, तो शायद डॉक्टर्स भी उसको कंसिडर कर ले कि देख- नहीं, मैं मेरी फीस चार्ज नहीं करूं। एक सिंपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये चीज भी हो जाए, तो ये इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग अब डॉक्टर को भी में पता है कम- यार, किसी को जिंदगी दे रहे हैं। हमारे पास टेंशन वाले मरीज आते थे, हम गोली दे रहे थे, ये कुछ ना कुछ जिंदगी बता के या कुछ और बता के रिलैक्स कर रहे हैं। ये भी एक फ्यूचरिस्टिक बात है सर। प्रैक्टिकली आई डोंट नो नहीं, जो आप कह रहे हो मैं उसको कह रहा हूँ। देखो, बड़ी चीज तो उनको भी पता है, डॉक्टर भी फाइनली यही कहते हैं दवाई देने के बाद की दुआ करो। दिखता उनको भी है कहीं ना कहीं, है ना, कि इससे बड़ी भी कोई चीज है ना। और बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे हैं जिनको वो मानते हैं कि हाँ कोई चीज है जिसके आधार पे, लेकिन वो आस्था में बह गई, वो दूसरी बात है, वास्तविकता पकड़ में नहीं आई, इतना है। वो तो रहता ही ऐसा है। आस्था वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर रहता हाँ, ही ये वैसा ही है जैसे कल एग्जाम्पल दिया था कि मान लो हम जिस डिपार्टमेंट में हमने जॉब किया, फाइनली अगर जो अपना आचरण ठीक नहीं है और हमने कोई ढंग से ईमानदारी से मेहनत नहीं की, जिम्मेदारी से मेहनत नहीं की, तो अपने ही डिपार्टमेंट से रिश्वत दे के अपना पैसा निकलवाना पड़ता है। लेकिन अब 2-3 केस हम दिल्ली में खुद देख रहे हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जिन्होंने ऐसी मेहनत की, उनको कुछ नहीं, सब कुछ घर पे आके उनको दे के गए हैं कि आपने डिपार्टमेंट को कुछ अलग दिया है, हटके दिया है। हाँ, तो हम यही समझ सकते हैं कि हमारे आचरण अगर सही रहेगा तो अपने हाथ में मुश्किल यही समय है, में हमारे साथ में अपने हाथ में जरूर यही है, कुछ न कुछ आएंगे, अपने हाथ में यही है। होपफुली। थैंक यू सर। बढ़िया जी। दीदी कुछ कह रही हैं, फिर भैया पास। माइक माइक आ रहा, रुक जाओ, आवाज कम आ रही है आपकी। सर, एक बात आपने कही कि हमारा अगर मानव लक्ष्य निर्धारित है तो नीड में हम अपनी तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम मेजोरिटी अभी सोसाइटी में देख रहे हैं कि हर किसी की चीज़ है वो इन्फिनाइट, नीड जो है वो इन्फिनाइट है। अगर मेरे पास एक तरह की गाड़ी है तो मुझे उससे भी बढ़िया गाड़ी चाहिए, वो है तो उससे भी कोई आगे की चीज़ चाहिए। तो इस तरह से तो कोई नीड की लिमिट हमको दिख ही नहीं रही है। बढ़िया, एक बढ़िया सूत्र लिख लो, समाधानित हुए बिना एक भी मानव समृद्ध हो नहीं सकता। समाधानित हुए बिना एक भी मानव समृद्ध हो नहीं सकता, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि दूसरे की जो सुविधाएं हैं वो मेरे को प्रभावित करेंगी ही। कब तक? कब तक? जब तक मैं समझदार नहीं हुआ हूं, जब तक। हाँ, अब ठीक है दीदी, जब तक मेरे को समझ नहीं होगी, जब तक प्रभावित करेंगी ही। तो पहला काम क्या है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने से फिर मैं दूसरे के, है ना, प्रभाव में नहीं रहता हूं। और देखो मानव के साथ तो क्या चीज है ना, मानव के साथ क्या चीज है। इन चारों अवस्थाओं को देखोगे तो मानव का वातावरण के लिए देखो कितना एक कृतज्ञता अपने आप में महसूस होती है। पदार्थ अवस्था है जो, इनकी चारों की ताकत को बता रहा हूं। पदार्थ अवस्था वातावरण में चयन करती है, उसके साथ, है ना, निर्वाह करती है, पहचानती है, निर्वाह करती है। वातावरण में चयन है। प्राण और संसार को देखेंगे तो वातावरण से चयन करता है। पेड़ पौधे वातावरण से चयन करते हैं। और जब जीव संसार को देखेंगे तो इनमें क्या कैपेबिलिटी है? इनसे और एक कदम आगे आए कि वातावरण का चयन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। और मानव वो चीज है जो वातावरण का निर्माण कर सकता है। और वो कब होगा? जब आदमी खुद समझदार है, खुद समाधानित है, फिर वो प्रभावित नहीं होगा। ये तो वातावरण के निर्माण करने की क्षमता के साथ है ना। वो तो वातावरण से प्रभावित होना तो फिर बहुत छोटी चीज रह जाती है। करेंगे चर्चा उस पर भी।
जो जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो बिल्कुल मन में आ रहा है कि हाँ इन मुद्दों को समय आने पे रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। वो वातावरण कह किसको रहे हैं, है ना, कल से उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। भैया कुछ कह रहे हैं उधर लास्ट में। सर मैं और किसी नीड पे नहीं जा रहा हूँ, मैं फूड पे जा रहा हूँ सर। ऐसा है कि भाई ह्यूमंस हैं वो पहले से ही एग्रीकल्चर नहीं करते थे, पहले हम हंटिंग करते थे, क्योंकि ऐसे इवोल्यूशन दिखा रहा है कि पहले हंटिंग करके हम अपना पेट भरते थे। तो तभी कोई जानवर मिला तो खाया उसे तो पेट भरा। फिर धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो लोगों ने अनाज को भी खाना शुरू किया। अभी हम आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि अभी जो 3 मील वाला जो प्लान है कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, काफ़ी सारी ऐसी मान्यताएं यानी ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो 2 बार खाती हैं, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ ऐसी भी हैं जो दिन में 1 बार खाती हैं। तो आपने अभी बोला कि भाई हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड है। तो अभी मैं अपने बॉडी को ऐसे तो नहीं हैबिचुअल कर सकता हूँ कि जो मैं खा रहा हूँ वो मेरी फैट की तरह स्टोर हो रहा है। आपको सर मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना सर? हाँ, आपके बोलते ही मैं सतर्क हो जाता हूँ पहले ही। तो फास्टिंग करते हैं तो उसमें भी फलहार बोलते हैं, भाई फलहार खाइए, या ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी स्टोरीज भी हैं भाई 3 बार खाओ 1 बार नहाओ। ऐसी कोई शिव के साथ ऐसी स्टोरी जो जुड़ी हुई है। हाँ, पहले भाई ऐसा था 3 बार नहाओ 1 बार खाओ, फिर उन्होंने चेंज कर दिया, वो ऐसा पूरा स्टोरी आता है। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। देखो मानव की जो नीड है, जैसे मैंने कहा कि इतना मल्टीप्लाई कर लो, इतना खाना है ना, तो इसको इतना ही बोला, इसको इतना ही बोला कि हर मानव के शरीर की नीड अलग अलग है और हर मानव के मन की नीड एक ही है। तो शरीर की नीड तो अलग अलग रहेगी ही। कोई पूरा एक दिन खा के काम चला लेता है, और एक दिन भी कब चलाता होगा, जब उसके सामने कोई लक्ष्य होगा कि मेरे को कुछ करना है। जिसके साथ लक्ष्य ही नहीं होगा वो तो खाएगा और सोएगा, कितनी बार खा लो क्या फर्क पड़ जाएगा। मेन मुद्दा लक्ष्य का है, मेन मुद्दा खाने का और कितनी बार खाना है और कितना, वो है ही नहीं। यदि लक्ष्य सामने है, देखो अब गाड़ी है, गाड़ी सीएनजी की भी है पेट्रोल की भी है, शिमला जाना है, तो आप कितनी बार बीच में डलवाते रहो, किस अर्थ में, लक्ष्य के अर्थ में। लक्ष्य गायब हो गया तो उसको खड़ी रख लो चाहे डलवा लो, फर्क कुछ नहीं पड़ना। तो जो शरीर वाला पार्ट है वो सबकी आवश्यकताएं आप अपनी है। मैंने कल भी कहा था, है ना, इस चीज को बार बार ध्यान दिला रहा हूं, जो फोग परफ्यूम वाला एग्जाम्पल दिया था, शरीर वाला सबका अलग अलग रहता ही है, लेकिन हम शरीर से हट के मन वाले एग्जाम्पल पे आके देखते हैं तो वो सबका सेम है। तो कैसे भी खा लो, मेन लक्ष्य वाला पार्ट है ना, उसकी चोटी पकड़ के रखनी। जी भैया, है माइक है? अच्छा सर मैं वैसे सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को मतलब ये एक बात आती है, गांधी जी कहते हैं दैट देर इज अ सफिशियंसी फॉर लाइक सफिशियंसी इन द वर्ल्ड, बट इट इज ओनली फॉर वंस who you know for their need but not for their greeds। तो आपकी बात से हम सहमत है कि ये सही बात है, नीड हम सेटिस्फाई मतलब कर सके उतने रिसोर्सेज है, बट ग्रीड है वो कहीं ना कहीं हमें उस पर कंट्रोल करना है। हाँ, नीड का मतलब वही है कि लक्ष्य के अर्थ में आवश्यकता की पहचान ही मेरी नीड है ना। लक्ष्य नहीं है तो फिर ग्रीड की तरफ जा ही रहा है। बढ़िया भैया, तो जी सस्टेनेबिलिटी की बात आती है इसमें, अगर मैं ऐड करूं थोड़ा सा, हाँ। तो मैं इसी को ही कहना चाहता था। ये जी। कोटेशन जो है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने यही बात कही थी कि सभी की नीड्स के लिए अर्थ पे हमारे पास इनफ है। जैसा कि वो डायग्राम भी तीनों तरीके से बता रहा है कि जो प्राण है, पदार्थ है और जीव है, इनके पास वो सफिशियंसी होती है और वो हमें अच्छा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम जब ह्यूमन बिहेवियर में आते हैं तो वो चीज़ें हम सीमितता से बाहर चले जाते हैं। तो वही बात उन्होंने कोटेशन में कही थी कि ग्रीड नीड्स के लिए हमारे पास सब कुछ अर्थ में मौजूद है और ग्रीड के लिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें मौजूद नहीं है। लालच एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी बात जो इसमें थी कि लालच का मतलब क्या हुआ? लालच का Greed. मतलब क्या हुआ Greed कि की- जो जहां भी हम
जहां भी हम, है ना, जिस भी कैनवास में हम जी रहे हैं, है ना, उसका हमने निर्धारण नहीं किया है और उसी में निरंतर सुख पाने के लिए भी उनको निरंतर ही कर रहे हैं, उसी का नाम लालच है। तो इसमें क्योंकि वो बिना डिफाइन हुए होगा नहीं। बढ़िया। सस्टेनेबिलिटी की बात कहाँ तक हम देख पाएंगे इसमें, अगर, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी वर्ड भी कहीं कहीं ना कहीं एक निरंतरता से सीमितता तक आने की बात करता है। इसको लिख लो जी। हाँ हाँ, 2:20। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अजय भैया का स्वागत है जी।